इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड कैपेसिटर। इस लास्ट चैप्टर में करीब 10% जो काम है वो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैपेसिटर में ओम्स लॉ भी आएगा, सर्किट की जो प्रॉब्लम्स होंगी, तो जो विदाउट ओम्स लॉ हम काम कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो जहाँ पर ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी तो हम इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेजिस्टेंसेस होंगे ऐसे कैपेसिटर्स होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है और कितना होता है, ये दो चीजें जाननी है। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है और कितना होता है। तो एज वी नो कि इफ यू हैव ए कंडक्टर, ये कंडक्टर जैसे ही आप इसको कोई चार्ज देते हैं ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्किन ऑफ कंडक्टर, ऑल द चार्ज। स्किन ऑफ द कंडक्टर मतलब आउटर मोस्ट सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये कि जैसे ही आपने चार्ज दिया ऑल द क्वांटा ऑफ चार्जेस मेंटेन द रिपल्सन बिटवीन देम। ये चार्ज कंडक्टर को दे रहे हैं। अगर हमने प्लस वाले चार्ज का इंजेक्शन लगाया तो उस इंजेक्शन में प्लस वाले चार्ज के बहुत सारे क्वांटा होंगे जो रिलीज होंगे, निकलेंगे। ये वाला प्लस रिपल्सन, ऑल द क्वांटा एक दूसरे में रिपल्सन लगाते हैं और तब तक नहीं मानने वाले जब तक कि ये जो है सारे का सारा चार्ज जो है स्किन पर ना पहुंचा है। अब स्किन ऑफ द कंडक्टर क्योंकि इनको ढकेलना है तो जैसे ही ये वाला क्वांटा इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, डिस्टेंस बनेगी। अब ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। अभी भी अगर नहीं माने तो ये बाहर निकल जाएंगे। इसलिए आइसोलेटेड यानी अकेले कंडक्टर को चार्ज ज्यादा दे भी नहीं सकते। एक तो इनके क्वांटा आपस में लड़ते हैं और सारा का सारा चार्ज स्किन ऑफ द कंडक्टर पर आ चुका है। अगर मैंने अभी और चार्ज दे दिया तो ये स्किन ऑफ द कंडक्टर को छोड़ के निकल जाएंगे, लीक कर जाएंगे। इसलिए आइसोलेटेड चार्ज को हम चाह के भी ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया तो मैं रिपीट करता हूँ। इसलिए आइसोलेटेड कंडक्टर को हम चाह के भी ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि क्वांटा ऑफ चार्जेस आपस में रिपल्सन लगाते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। कहाँ तक ढकेल सकते हैं भाई, सब स्किन पर पहुँच जाए। तो ये बड़ा अनस्टेबल केस है। हमें लगातार ये डर बना हुआ है। किस बात का डर बना हुआ है? इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं ये वाला क्वांटा इसको बाहर ना कर दे और ये वाला क्वांटा इसको कहीं बाहर ना कर दे। जब डर बना हुआ है इसका मतलब है ये अकेला कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दे दिया है और इसके चार्ज को स्किन ऑफ द कंडक्टर में पहुंचाया जा चुका है रिपल्सन की वजह से, एक दूसरे में रिपल्सन करते करते। और अब अगर फर्दर कुछ हुआ, कोई भी बाहर से इसको कहीं सपोर्ट मिल गया तो ये चार्ज लीक कर जाएगा। इसलिए आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर हमेशा पुअर स्टेबिलिटी रखता है और जिसकी स्टेबिलिटी पुअर होती है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? जिसकी स्टेबिलिटी पुअर होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो क्या सीखा हमने इस इलेक्ट्रिक प्रेशर हेडिंग में? When charge is given to isolated conductor, then it having
वेरी वेरी पुअर स्टेबिलिटी। और पुअर स्टेबिलिटी का मतलब हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये मतलब हो। अगर इस पॉइंट को लेकर के अभी भी आपके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, फिर से समझना बात को। जो डायग्राम हमें रफ करना था वो हमने रफ कर दिया। हाँ भाई, स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप ऐसा एग्जाम्पल ले लो, सपोज कर लो कि हमने जो है इस डस्टर पर चार्ज इंजेक्ट किया और ये कंडक्टर का बना हुआ है, हमने डस्टर पे चार्ज इंजेक्ट किया, तो इंजेक्शन से कौन सा चार्ज निकलेगा? या तो नेगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा। चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है। तो जब इस डस्टर पर चार्ज हमने इंजेक्ट किया तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों तो होगा नहीं। चलो मान लेते हैं पॉजिटिव का। छोटे छोटे टुकड़े इस चार्ज के यहाँ पर आ गए। अब इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। एक क्वांटा दूसरे क्वांटा को रिपल्सन, ये भाई म्यूचुअल फोर्स है ना, तो हर एक क्वांटा किसी अदर क्वांटा के साथ रिपल्सन फील करेगा। रिपल्सन फील करेगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट है कि स्किन पर जाने के बाद ये लिमिट खत्म हो जाएगी। तो सारा का सारा चार्ज जो डस्टर पर दिया गया था, जो भी कंडक्टिंग था, वो स्किन पर आ चुका है। अभी भी स्किन पर आने के बाद ऐसा नहीं कि रिपल्सन खत्म हो गया, अभी भी रिपल्सन है। तो देखो ना, डस्टर पर चार्ज है और मुझे पता कि ये चार्ज कभी भी भाग सकता है। ये होगी पुअर स्टेबिलिटी। और जिन लोगों की स्टेबिलिटी पुअर होती है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़बरदस्त होती है, यानी मैक्सिमम होती है। वही हमने लिखा और वही फीचर्स यहाँ पे पॉइंट बना करके लिख दिया कि अकेले कंडक्टर को चार्ज देने में खतरा ही खतरा है, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत पुअर होती है। ज़रूरत से ज़्यादा हम इसको चार्ज नहीं दे सकते। मान लेते हैं कि हमने इस कंडक्टिंग बॉडी पे टेस्ट किया, इसका अपना साइज है, इसका अपना कैपेसिटी है। तो मैंने टेस्ट किया कि इस पे अगर हम 1 मिली कूलाम का चार्ज दें तो चार्ज स्किन पर आने के बाद बाहर नहीं आता। तो मैंने कहा ये 1 मिली कूलाम बर्दाश्त कर पा रहा है। फिर हमने देखा कि अगर हमने 1.2 मिली कूलाम दिया तो भी ये स्किन पर आने के बाद बाहर नहीं आया। तो हमने कहा भाई इसकी अपनी जो कैपेसिटी है वो 1.2 मिली कूलाम है। इसके बाद फिर हमने जो है इस पर चार्ज दिया, 1.2 मिली कूलाम से ज़्यादा चार्ज बाहर आ गया। मैंने कहा कि यार इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 मिली कूलाम का चार्ज दे सकते हो, और ये जो 1.2 मिली कूलाम का जो चार्ज है वो इसकी स्किन पर फैला होगा पुअर स्टेबिलिटी के साथ। अभी भी खतरा बना हुआ है कहीं लीक ना कर जाए। भाई तेजी से हवा चले, अगर सोचो ये चार्ज वाला कंडक्टर है, इसके स्किन पर चार्ज आ चुका है और बहुत तेजी से एयर आ रही है, एयर ने इसको पुश किया, एयर ने इसको टच किया, वो चार्ज को हटा सकती है। ये इसका हाल है कि हल्के फुल्के एक्सटर्नल लोगों की वजह से, हल्के फुल्के एक्सटर्नल वाले जो एजेंट है उनके हल्का सा अगर इसके ऊपर डिस्टर्बेंस लगाएं तो चार्ज बाहर आ जाएगा। तो ये यार पुअर स्टेबल है। अब सपोज कर लो कंडक्टर का तुमने साइज बदल दिया। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज अमाउंट होता है वो उसकी बनावट पर डिपेंड करता है। आपने पिछले देखा था फैराडे का लॉ, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। तो नो डाउट अगर मैं इस डस्टर को मेल्ट कर दूं, अभी डस्टर जिस तरीके का है उसकी कैपेसिटी 1.2 मिली कूलाम है पुअर स्टेबिलिटी के साथ। अब हमने डस्टर को मेल्ट किया, इसका शेप बदल दिया, हो सकता है इसकी कैपेसिटी 2 मिली कूलाम हो जाएगी, लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी पुअर ही रहेगी। तो हर आइसोलेटेड कंडक्टर की अपनी अपनी चार्ज की कैपेसिटी होती है कि वो उससे ज़्यादा तो चार्ज ले ही नहीं सकता, और साथ ही साथ जो चार्ज वो ले सकता है वो भी स्टेबल नहीं होता। कोई भी वजह हो सकती है, जरा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो पता चला बाहर निकल गया, तो बहुत पुअर स्टेबिलिटी होती है। ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर में ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट।
और यही जो वर्किंग है ना, एक दूसरे को ढकेलना, एक क्वांटा दूसरे क्वांटा को ढकेलना, यही आगे जाकर के प्रेशर बन जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास में कंडक्टर है जिसको कि आप देख पा रहे हो, और हमने इस कंडक्टर में छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा सा टुकड़ा, सारा का सारा चार्ज स्किन पर है। ये छोटा सा जो पार्ट है, एक तरीके से आप देखो, ये छोटा सा जो पार्ट है वो सी टॉप चार्ज है, छोटा सा जो पार्ट है वो सी टॉप चार्ज है। भाई सीट का मतलब क्या था? सीट का मतलब था जिसके पास एरिया हो, और सारा का सारा चार्ज स्किन पर है। मैंने वहीं से एक छोटा सा स्लाइस काट लिया, जो मैं स्लाइस काटूंगा उसके पास एरिया होगा और वहीं पर चार्ज होगा, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड द सी टॉप चार्ज। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है वो सी टॉप चार्ज है। अब जो ये सी टॉप चार्ज है, सी टॉप चार्ज कितनी स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी देता है? तो हमें पता है कि सी टॉप चार्ज गिव्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सी टॉप चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, सी टॉप चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवन कितनी थी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? E is equal to sigma by 2 epsilon naught. Yes, E is equal to sigma by 2 epsilon naught. तो ये सी टॉप चार्ज इतनी ताकत की इंटेंसिटी दे रहा है। अच्छा, इस सी टॉप चार्ज के जस्ट सामने, इस सी टॉप चार्ज के जस्ट सामने एक हमने और छोटा सा टुकड़ा एज्यूम किया, और इस छोटे से टुकड़े पर जो चार्ज है वो सपोज कर लिया dq है। इस छोटे से टुकड़े पर जो चार्ज है वो dq है। अब इन दोनों में से एक को सोर्स बना दिया, दूसरे को टेस्ट बना दिया, इसको बना दिया सोर्स, तुम फील्ड बनाओ, इसको बना दिया टेस्ट। अगले स्टेप में उल्टा पुल्टा कर देंगे, इसको बना देंगे सोर्स और सामने वाले को बना देंगे टेस्ट। अभी हमने जो सिचुएशन सेट करी है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ये वाला सोर्स इस वाले टेस्ट को क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो फोर्स बराबर, अच्छा छोटा सा टुकड़ा तो मान लेते हैं, फोर्स भी छोटा सा, तो dF फोर्स बराबर, अब ये होता है आपका टेस्ट चार्ज इनटू में E, तो dF टेस्ट चार्ज क्या है? dQ है, और E कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये आ गया। अच्छा, ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने एज्यूम किया है, इसका जो एरिया है वो dA है। सपोज किया उसका एरिया dA है, दोनों तरफ dA से डिवाइड कर दिया, dA और इधर भी dA, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फोर्स और ये नीचे एरिया, क्या बन गया? प्रेशर। तो प्रेशर dF अपॉन dA, और ये बन गया सिग्मा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा बराबर चार्ज कितना है? dQ, एरिया कितना है? तो यहां से आ गया इलेक्ट्रिक प्रेशर PE बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। तो ये वाला हिस्सा इस वाले को इलेक्ट्रिक प्रेशर दे रहा है। सोच के देखो, अगर हम चार्ज नेगेटिव कर दें ना तो भी आदत नहीं बदलेगी, रिपल्सन ही रहेगा। तो ये वाला इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर दे रहा है। कहीं पर भी आप अपनी फिंगर रख दो, इसके और सामने वाले इलेक्ट्रिक प्रेशर, एंड दैट इज व्हाई ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर निकला है ऑलवेज आउटवर्ड इन डायरेक्शन है, ऑलवेज आउटवर्ड इन डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके क्वांटा भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्यों होता है और क्या होता है, दोनों चीजें मैंने बताई। क्यों होता है उसको मैंने लिखा नहीं है,
लेकिन बताया है बार बार आपको कि व्हेन यू हैव ए conducting body and charge introduced over the it, so what happen? All the quanta of charges equal to each other and create the pressure. और वो एक दूसरे को ढकेल करके स्किन ऑफ द कंडक्टर पर आने के बाद अगर अभी भी वो जो है नहीं मानते हैं तो लीक हो जाएगा चार्ज। ये रिजल्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर का पूरा हुआ, नोट कर सकते हैं आप। हाँ, क्या कंडक्टर हमेशा सॉलिड होते हैं? आंसर है जनरली जो कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी है वो लिक्विड होता है और कंडक्टर में आता है। जो आयनाइज्ड गैसेस होती हैं वो देखो गैसियस है लेकिन वो भी कंडक्टर है। जनरली कंडक्टर में सॉलिड।